लास्ट हम लोग जो देख रहे हैं वो कौन सा टॉपिक चल रहा था? किडनी से रिगार्डिंग टॉपिक है ना? रीनल सिस्टम्स के रिगार्डिंग टॉपिक है, यानी कि फंक्शंस ऑफ किडनी में हम लोग देख रहे थे। और एक काफ़ी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रास मैकेनिज्म्स। ठीक है, क्या नाम है? रास मैकेनिज्म्स। उसको हम लोग रास RAAS भी बोलते हैं, RAA है ना, एस भी बोलते, रास भी बोलते, और सम बुक्स ऑल्सो रेकर RAAA है ना, रास भी बोलते और वो रास। अब ये मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं क्या? सबसे बड़ी चीज़ ये जानना है। देखो, एक ऐसा मैकेनिज्म है बॉडी का जहाँ पर हम अगर यदि हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है किसी भी कारण से, तो ये एक सिस्टम है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। क्या करेगा? एक ऐसा सिस्टम है बॉडी का, यदि बॉडी में ब्लड प्रेशर फॉल होता है किसी भी कारण से, हम देखेंगे कारण भी देखेगा अलग अलग, तो हमारे बॉडी के ब्लड सिस्टम को क्या करता है? पीक पे कराता है। दूसरी चीज, यदि अगर ब्लड प्रेशर बॉडी का ज्यादा हो जाता है तो वहां पे तो ये इनएक्टिवेटेड ही रहता है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। मैं बात भी करूंगा अलग अलग इसी मैकेनिज्म को। जैसे कोई हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स होते हैं ना, हाइपरटेंशन के कुछ पेशेंट्स है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कुछ मेडिसिन है, ड्रग्स है, जो इसी मैकेनिज्म को होल्ड कराती है। क्या कराती है? इसी मैकेनिज्म्स को होल्ड कराने के लिए इसी मैकेनिज्म पे काम करता है, तो वो ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। ठीक, क्या करता है? उसी मैकेनिज्म पे वर्क करने के बाद ब्लड प्रेशर को कम करता है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, सबसे पहले ये रास और रा में क्या डिफरेंस, अगर फुल फॉर्म लेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं रैनिन, है ना, एंजियोटेंसिनोजन या एंड्रो, ये क्या दो। एक तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर एंजियोटेंसिनोजन या एंड्रोजन, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पे। तो एक आर, तो दोनों का मतलब ये आर ही होगा। एक में ए जो आएगा और यहाँ जो ए आएगा वो सिंपलर होगा। ठीक है, एल्डोस्ट्रोन सॉरी। दूसरा क्या है? इसमें एंजियोटेंसिन, यहाँ सिस्टम हो जाता है और यहाँ एक्सिस हो जाता है, बस इतना ही फर्क है ना। तो अगर फुल फॉर्म अगर हम लिखना चाहे तो रेनिन, एल्डोस्ट्रॉन, है ना, एंजियोटेंसिनोजन, टेंसिनोजन सिस्टम। क्या हो गया? सिस्टम, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ये तुम्हारा ये हो गया, क्या कहते हैं कि रास, है ना। यहीं पे अगर एक मिनट, हाँ, यहीं पे अगर हमको क्या करना है, इसको ट्रिपल ए के फॉर्म में लिखते हो, वो सेम चीज होता है, रेनिन, एल्डोस्ट्रॉन, टिरॉन, एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजेंस एक्सिस। तो कभी अगर आपको किताब में रेनिन क्या कहते हैं कि रास मिले या रा मिले, मतलब क्या है? एक ही चीज के बारे में बात कर रहा है, एक ही चीज वो बात करने जा रही इस चीजों को लेकर के। अब अगर हम लोग बात करें तो एक जनरली हम लोग देखते हैं, एक चीज को देखेंगे कि हम लोग जब किडनी पढ़ते हैं, नेफ्रॉन पढ़ते हैं, तो नेफ्रॉन के अंदर में एक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। नेफ्रॉन के अंदर में नहीं, बेसिकली नेफ्रॉन से एसोसिएटेड एक स्ट्रक्चर्स है जिसका एक नाम पढ़ते हैं जक्स्ट्राग्लोमेरुलर apparatus। नाम सुने हो? सुने नहीं सुने? पहले ये बताओ। नहीं सुने हो तो नहीं बोलो, सुने हो तो बोलो हाँ। नहीं सुने हो? चलो, अभी सुने, चलो ठीक। वो तो पता है कि तुम लोग सब सुनने वाले हो और कान खुला हुआ, तभी तो सुने ही होगे। ठीक है, होता क्या है कि हम लोग देखते जैसे ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, और यहाँ पर मान लो ये जो क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर से एक हम लोग यहाँ से लेते इस, सॉरी, कैपिलरीज था, बेसिक चीज तो याद है पीछे वाली, है ना। और ये एफरेंट होगा मान लो, तो थोड़ा सा और, ये क्या है? एफरेंट, एफरेंट एट्रियोल याद है ना। और इधर क्या होगा? एफरेंट होगा, ये भी याद है। चलो,
होता क्या है इधर को, क्या है इधर के अंदर में अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। ये क्या है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus का मतलब ये होता है कि जक्स्टा वर्ड सुना है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। तो सबसे पहला ये चीज देखो, जो जस्टा मतलब क्या होता है? जस्टा का मतलब क्या होता है? नियर। जक्स्टा का क्या मतलब होता है? नियर, नजदीक। अब याद हो ग्लोमेरुलस, यानी कि जो ग्लोमेरुलर क्या, ये जो है ये क्या ग्लोमेरुलस है। तो इस ग्लोमेरुलस के पास का कोई स्ट्रक्चर है जिसके बारे में बताना चाह रहा है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus का मतलब हुआ apparatus या स्ट्रक्चर्स नियर अबाउट द ग्लोमेरुलस। तो मैं अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना, इसलिए मैं थोड़ा इधर बना रहा हूँ। मैं तो इसको अगर बहुत करेक्ट वे में बनाया जाए तो स्ट्रेट यहाँ से ऐसे इसको लेते है ना, इसको स्ट्रेट यहाँ से ऐसे लेते और ये सीधा ऐसे जाएगा, है ना। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus की अगर बात की जाए तो अब यहाँ पर क्या होता है, इस नियर अबाउट एरिया के पास हम लोग देखते हैं कि कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो एट्रियोल है, फ्रंट एट्रियोल जो आया है, यहाँ पर कुछ सेल्स लगे हुए। क्या लगे हुए? यहाँ कुछ सेल्स लगे हुए, एक टाइप ऑफ सेल कह सकते हो। दूसरा हम लोग देखते हैं कि ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, यहाँ पे कुछ सेल्स लगे हुए एपिथेलियल। क्या तो ब्लैक दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। क्या हुआ? ये दिख रहा है? चलो, तो यहाँ पे भी कुछ क्या होता है, सेल इस तरह से लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ के बाद हम लोग देखते हैं इसके बीच में यहाँ पे सेल, ये सेल, ठीक है। और इस दोनों को जोड़ने वाली एक और बीच में कुछ कनेक्टिंग सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? सम कनेक्टिंग सेल, जो कि किसको, जो अभी एफरेंट एट्रियोल है उसके क्या कहते हैं कि ल्यूमेन पे, जहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, उसके पास जो कुछ टिश्यूज है यानी सेल है उसको, और जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड सेल्स के पास यहाँ पे कुछ, दोनों को जोड़ने वाले कुछ कनेक्टिंग सेल्स है। और इस पूरे जोड़ने में ये जुड़ गया, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को ही बोलते हैं क्या? जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। क्या बोलते? दिस होल कॉम्प्लेक्स, ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स बना, इसी को क्या बोलते हैं? जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स में सेल कौन कौन से, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला जो ये सेल, इसको हम बोलते हैं पॉल्किसन सेल्स। क्या बोलते हैं? पॉल्किसन सेल्स, है ना। क्या बोलते हैं? पॉल्किसन या लासिक सेल्स, दोनों बोलते हैं। पॉल्किसन सेल्स या, और ये जो सेल है इसको बोलते हैं मैकुला डेंसा। क्या बोलते हैं? मैकुला डेंसा। ये एक्चुअली थोड़ा सा डेंस है, ब्लैक कलर यानी डेंस होता है, डीप और डार्क है, तो इसको मैकुला डेंसा बोलते हैं। अब सबसे पहली बात इस चीज को, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus, बीच में क्या कुछ कनेक्टिंग सेल्स है। ये क्या सीधा लिख सकते हैं लाइन में? क्या है? कनेक्टिंग सेल, ठीक है। तो तुम इस चीज से पहले क्लियर रहो। तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus जो है वो क्या है? नियर अबाउट द ग्लोमेरुलस है, ठीक है। और नियर अबाउट ग्लोमेरुलस है जिस जो बना हुआ किससे? पॉल्किसन से या लासिक सेल्स, मैकुला डेंसा सेल एंड सम कनेक्टिंग सेल्स है, जो इस दोनों को जोड़ के रखती है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर। अब आगे जो हम लोग अभी पढ़े थे कुछ दिन पहले कि हमें बताया कि एक रैनिन है जो रिलीज कहां से होता है? किडनी से होता है। रैनिन के बारे में बोला, वो रैनिन जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus से ही रिलीज होता है। कहां से होता है? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus। अब कहां से? तो रैनिन रिलीज होता है पॉल्किसन सेल से। ये रिलीज क्या करती है? दिस रिलीज क्या करती है? रिलीज रैनिन। क्या रिलीज करती है? रैनिन रिलीज। तो कोई पूछे कि रैनिन का जो रिलीज है वो कहां से होता है, तो ये तो रैनिन का रिलीज जो है वो कहां से होता है? पॉल्किसन सेल से होता है, पहला चीज। दूसरा चीज, इस पॉल्किसन सेल का सबसे बड़ा एडवांटेज, उससे भी ज्यादा ये जानो, दिस इज अ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। एक्ट दिस पॉल्किसन सेल्स, जो पॉल्किसन सेल्स है, कहीं पे लिख सकते हो, जो पॉल्किसन सेल्स है, पॉल्किसन सेल्स है क्या है? इट्स एक्ट्स एज कैसे काम करता है? प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। इसका क्या मतलब हुआ?
अब हमें पता है, तुम्हें भी पता है कि यहाँ जो ब्लड आ रहा होगा किसी एक प्रेशर से आ रहा होगा। जब किडनी में ब्लड गया और सबसे ज्यादा फ्लो हमने कहा देखा है, किडनी में गया, तो किडनी में क्या हुआ, एक प्रेशर एक फ्लो के साथ आ रहा होगा ब्लड। अब इस कितने प्रेशर से आ रहा है वो इसको फील करता है, ये इसको मेजर देता है, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, यानी प्रेशर को मापने वाला। इसका जो एक्शन ऐसा है, जैसे ये जितने भी प्रेशर से जाएगा ये पॉल्किसन सेल उसको क्या करेगा, सेंस कर लेगा। तो बॉडी में क्या प्रेशर चल रहा है वो जस्ट्राग्लर को पता चल रहा है। जैसे ही प्रेशर कम होगा यहीं से रिलीज पॉल्किसन सेल क्या कर देगा, रेनिन रिलीज कर देगा। जैसे ही प्रेशर कम होगा ये क्या करेगा, रेनिन रिलीज करा देगा। देखो रेनिन का रिलीज सबसे, अभी रास मैकेनिज्म में घुसने से पहले हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि रेनिन का रोल सबसे बड़ा इसमें आता है। तो रेनिन रिलीज कब कब होगा, पहले तो कहां से होगा पता चल गया, पॉल्किसन सेल से कर रहा। अब ये हम जानने जा रहे हैं कि रेनिन रिलीज कब कब होगा। तो पहला कंडीशन क्या हुआ, व्हेन द ब्लड प्रेशर गोज टू फॉल। अब मान लो पूरे बॉडी में ब्लड प्रेशर कम गया, तो किडनी को भी ब्लड क्या जाएगा, स्वाभाविक है किडनी को क्या जाएगा, कम जाएगा। और जब किडनी को कम जाएगा तो यहां पर बैठा हुआ पॉल्किसन सेल जो इसको क्या करेगा, इसके प्रेशर को मेजर करेगा। और जैसे ही प्रेशर कम लगेगा, जैसे ही प्रेशर कम लगेगा ये रिलीज कर देगा किसको, रेनिन को रिलीज कर देगा। किसको रिलीज करेगा, रेनिन को रिलीज कर देगा, ठीक है। और रेनिन जो आगे मैं बताऊं वही जाके प्रेशर को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, मैकेनिज्म आगे। तो पहला रीजन व्हेन डिक्रीजेस द ब्लड फ्लो, चाहे सिस्टमिक ब्लड फ्लो होगा या किसी कारणवश हम मान लेते हैं कि किडनी में आने वाला आर्टरी है और इसमें कहीं कोई ब्लॉक हो जाए, कोई ट्यूमर हो जाए, कंस्ट्रिक्शंस हो जाए, तो कोई भी रीजन हो जिससे कि किडनी में अगर ब्लड का फ्लो कमेगा, पॉल्किसन सेल एक्टिवेट हो जाएगा, पहला रीजन, ठीक है। दूसरा रीजन हम लोग देखते हैं कि पहला रीजन तो समझ में आया, व्हेन ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस, है ना, व्हेन ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस, देन इसके बाद क्या होगा, क्या करेगा ये, जो रेनिन रिलीजेस ड्यू टू, रेनिन रिलीज्ड ड्यू टू, किसके वजह से रिलीज हो रहा है, ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ पॉल्किसन, क्योंकि वो डिक्रीज हुआ, पॉल्किसन सेल सेंस किया और वो क्या होगा, एक्टिवेट होगा ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ पॉल्किसन सेल। ये क्लियर होगा, इतना चीज तो क्लियर है। दूसरा क्या होता है कि देखो नेफ्रॉन है। अब नेफ्रॉन में क्या होना है कि एक चीज तो तुम्हें मैं अभी फिल्ट्रेशन में पढ़ाया था, चलो ठीक रहने, कि यहां से जब फिल्टर होकर के, मैं सोडियम की बात कर रहा हूं, यहां से क्या हुआ, फिल्टर हुआ सोडियम फिर क्या होता था, सोडियम फिल्टर होने के बाद क्या होता था, रीअब्सॉर्ब। इतना क्लियर है ना जी, सोडियम फिल्टर होने के बाद क्या करता था, रीअब्सॉर्ब होता था। अब होता क्या है कि जो सोडियम का फिल्ट्रेशन होता है, सोडियम का जो भी फिल्ट्रेशन होता है वो अपने फिल्ट्रेशन का मतलब यहाँ पर ये मैक्सिमम, यहाँ तो पहले शुरू में क्या देखे थे हम, लगभग 65% होता है, फिर नीचे आएगा, यहाँ भी रीअब्सॉर्ब होगा, फिर कुछ यहाँ भी रीअब्सॉर्ब होगा। ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक जाते जाते फिल्ट्रेशन का मात्र 10% बचता है नॉर्मली, एट नॉर्मल सर्कमस्टांस। ध्यान से समझना कि फिल्टर जब होता है तो ये रीअब्सॉर्ब होता जाता है और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, अर्लियर पार्ट ऑफ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में इन नॉर्मल सर्कमस्टांस, याद रखो कब, इन नॉर्मल सर्कमस्टांस में यहां पर ये कितना पहुंचता है, 10%। और यहां जो अभी मैं तुम्हें सेल बताया, यहां पर एक कौन सा सेल बताया था, मैकुला डेंसा, यहां बताया था ना, क्या ये, क्या मैकुला डेंसा। दिस मैकुला डेंसा इज अ सोडियम सेंसर। क्या है ये, सोडियम सेंसर सेल। मतलब ये जो मैकुला डेंसा ये सोडियम को सेंस करता है ना। सेल कौन है, मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा जो है ये किसको सेंस कर रहा है, सोडियम सेंसर सेल है। तो अगर 10% सोडियम आ रहा है नॉर्मल सरकम तो देख रहा, चलो ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि यदि ब्लड का प्रेशर कमा है तो ब्लड का फ्लो भी कम, जैसे पहले अभी बताया ना, ब्लड का प्रेशर कमेगा तो पॉल्किसन सेल्स क्या होता था, यहां पर ये फील करता था कि कम प्रेशर आ रहा है। अब जब प्रेशर कम आएगा तो यहां पर जो फिल्ट्रेशन है, जो जीएफआर अभी मैं पढ़ाया था आपको, जीएफआर बढ़ेगा या घटेगा, फिल्ट्रेशन स्लो आएगा, इधर से फिल्ट्रेशन जो प्रेशर है वो कम रहेगा, तो जीएफआर प्रेशर बढ़ने पे क्या हो रहा था,
बढ़ता था जीएफआर, तो घटेगा तो जीएफआर, तो जीएफ अभी जीएफआर नॉर्मल कितना 120 है ना ml पर मिनट्स के हमने पढ़ा था। 25 भी 125 भी कहीं पे दिखता है। वो कॉन्सेप्ट सोचो कि अगर यहाँ पर फिल्ट्रेशन जो है क्या कहते हैं कि प्रेशर्स कमेगा तो फिल्ट्रेशन का रेट भी क्या होगा, स्लो हो जाएगा। इससे थोड़ा 120 से क्या हो जाएगा, स्लो हो जाए, कम 115 हो जाए, 110 हो जाए, 105 हो जाए, 100 हो जाए, 100 से नीचे, मतलब ये कमेगा इतना। अब तुम खुद सोचो, यदि कोई चीज यहां पर आ रहा था अपनी एक स्पीड से, क्या आ रहा था अपनी एक स्पीड से 120 ml पर मिनट्स के हिसाब से आ रहा था, तो यहां पर अपना एक नॉर्मल एब्जॉर्प्शन चल रहा था। अब कोई चीज, अब यहां पर सोचो तुम कि स्लो आएगा, तो नॉर्मली यहाँ पहले 65% हो रहा था, तो अब पॉसिबल है यहाँ 70% हो जाएगा। इधर से करते करते जरूर यहाँ जो नॉर्मल 10% बचता था, अब हो सकता है यहाँ कितना बचेगा, 5% बचेगा। कितना बचेगा अप्रॉक्स, बोले जरूरी नहीं कि 5 ही बचेगा, मतलब समझने की बात करें सिंपल। अब तुमको सोचो, तुमको मान लो जैसा सिंपल अगर समझो, तुमको हम एक बॉल दे रहे, तुमको बोलो कैच करना, तुम अच्छे कैच को पकड़ते हो, हम 1 मिनट में 3 बॉल देंगे, बहुत आसानी से पकड़ लोगे। हम 1 मिनट में 10 बॉल देंगे, एक आध पकड़ाएगा, 2-4 छूटने का भी चांस होता है। यानी कि जब हम स्लो करेंगे, बॉल को बहुत स्लो फेंकेंगे, तो पॉसिबल तुम उसको क्या करोगे, अच्छे से पॉसिबल एक एक बॉल को कैच कर सकते हो, कैच करके अपने पास रख सकते हो। तो सेम है, जब फ्लो आएगा, रेट इसका फिल्ट्रेशन स्लो हो जाएगा, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इधर होने लगेगा सोडियम का। तो सोडियम अपने नॉर्मली जो 10% यहाँ आया करता था, अब वो 10%, अब ये क्या सोडियम सेंसर्स, तो ये सेंस करेगा, सोडियम सेंसर है कि भाई सोडियम का कंसंट्रेशन कम हो गया। जैसे सोडियम लेस सेंस करेगा, वैसे ये सोडियम मैकुलर डेंसा क्या करेगा, कनेक्टिंग सेल के थ्रू इसको स्टिमुलेट कर देगा, पॉल्किसन सेल को, एंड देन पॉल्किसन सेल आल्सो रिलीज रेनिन। तो दूसरा कंडीशन हम देखिए रेनिन रिलीज होने का, कब, यदि आपके बॉडी में या तो सोडियम इससे कम गया, मान लो प्रेशर, या किसी कारण से मान लो हमारे बॉडी में सोडियम की कमी हो गई, बीमार पड़ते, कोई भी रीजन हो सकता है, तो वहां पे भी सोडियम कम मिलेगा, तो फिर क्या होगा, रेनिन रिलीज। तो रेनिन रिलीज कब निकल रहा है, व्हेन पॉल्किसन सेल एक्टिविटीज एंड सोडियम सेंसर, यानी कि ब्लड प्रेशर कमेगा तब भी, सोडियम का लेवल कमेगा तब भी, दोनों सर्कमस्टांसेस में आपका क्या हो रहा है, पॉल्किसन सेल्स रिलीज का, सॉरी हाँ रेनिन का क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। अब ब्लड प्रेशर कमेगा तो एक और फैक्टर है, हम लोग जब सीवीएस पढ़ाए थे, तुम्हें याद होगा है ना, जब सीवीएस पढ़ाए थे तो हम लोग देखे थे कि भाई जब आयोटा था, आर्च ऑफ आयोटा से हम लोग ब्रांच देखे थे, उस ब्रांच में हम लोग पढ़ते ना कैरोटिड आर्टरीज वगैरह, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, है ना, तो ये बेसिकली एंड राइट। तो अब हम लोग देखते हैं कि जब कैरोटिड आर्टरी जाती है तो कैरोटिड आर्टरी आपस में बट जाती है, याद होगा, एन इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब यहाँ पर एक डिवाइस लगा होता है जिसको बोलते हैं बैरो रिसेप्टर्स, याद होगा क्या लगा होता है, यहाँ पर हट में मान लो है, अब डायरेक्टली हम इससे जोड़ते रहे, मान लो ये हट है, ब्लड जैसे इधर से जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर किसको बोलते हैं, यानी बैरोमीटर, यानी कि जो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, फिर से यहाँ पर इसका काम है, इसका काम क्या है, प्रेशर को मेजर्ड करना, प्रेशर्स को मेजर्ड करना है, कितना प्रेशर पे चल रहा है, कैसे चल रहा, नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर जो ये है क्या, कैरोटिड साइनस, पहले ये वर्ड जानो, ये है क्या, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी के अंदर में ये क्या है, कैरोटिड ओइस, कैरोटिड साइनस, है ना, और ये एक्ट करता है, ये कैसे, ये एक्ट एज ए बैरो रिसेप्टर, बैरो रिसेप्टर मतलब क्या, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, ये भी एक तरह का क्या है, प्रेशर मेजरिंग। अब इसका जो कम्युनिकेशंस है वो आपके ब्रेन के साथ है, किसके साथ है, वो आपके ब्रेन के साथ। यहां से नर्व फाइबर, स्टिमुलेटरी नर्व फाइबर, रिसीविंग सिग्नल्स फाइबर, तो जैसे मान लो किसी कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ध्यान से सुनना, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो यहां सेंस करेगा, और जब ब्लड प्रेशर घटेगा तो भी सेंस करेगा। अब अगर सिस्टेमिक हाइपोटेंशन हुआ हो, पूरे बॉडी में ब्लड का प्रेशर कमा होगा, तो किडनी में तो कमेगा, यहां भी ना कमेगा, यहां पे कमेगा, क्लियर है। तो होता है क्या कि जैसे जैसे हम देखते कि यहां जैसे अब ये
अब एक सवाल यहाँ पे आ सकता है कि सर ये प्रेशर को मेजर कैसे कर लेता है ना, ये प्रेशर को, तो नर्वस सिस्टम का जो है या कोई भी एक्टिवेशन एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। कैसे जनरेट करेगा? यदि मेरा हाथ अभी ऐसे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है, स्ट्रेच कराए तो यहाँ की स्किन टाइट होने लगेगा। अभी ऐसे तो ठीक है, लेकिन इसको खूब स्ट्रेच कराए, फैलाए, तो यहाँ के स्किन क्या होंगे, स्किन में स्ट्रेच आने लगेगा, यहाँ के सेल फैलने लगेंगे। तो होता यही है, जब नॉर्मली में तो ठीक ठाक है, चलो एट अ नॉर्मल कोई प्रॉब्लम नहीं होता, नॉर्मल जो नॉर्मल सेल्स में सोडियम जाना है आना वो चल रहा होता है। कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया मतलब तो जो भी चैनल है वो बंद हो जाएगा, तो सोडियम का ऑडियम का जाना, जैसे एक सेल है मान लो, सिंपल ऐसे समझा रहा हूँ कि नॉर्मल सरकमस्टांस में ये चैनल है मान लो, तो यहाँ से एक सोडियम की हम लोग बात सिर्फ कर रहे हैं, बाकी और जो आसानी से जाएगा। अब खूब स्ट्रेच इसको हम करा देंगे तो ज्यादा से ज्यादा, अब ये मान लो लुमेन फैल जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा सोडियम जाएगा। यदि हम कह रहे हैं कि इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करा देंगे, जो भी चैनल है वो भी थोड़ा क्या होगा, इम्पेयर्ड होगा। अब बीच में कोई ऐसे पाइप लगा हुआ, इसको हम लगा दें और वो दबा देंगे, तो पानी इधर से क्या होगा, पाइप एक जा रहा है जो पानी लेके जा रहा है, इसको हम दबा देंगे तो क्या होगा, पानी जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं रुकेगा। तो इसी मैकेनिज्म पे सोडियम का यहाँ पर सेल के अंदर इंटरप्रेशन होता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है लेसन जोर में, तो वो जाता है। तो सिंपली ये बायोरिसेप्टर क्या करेगा, आपके जो सेंटर है कार्डियक सेंटर्स वगैरह वहां से जाएगा और आपके स्पाइनल कोड्स के थ्रू वहां से ये मैसेज तो गया, और यहाँ से फिर स्पाइनल कोड आएगा, स्पाइनल कोड से नर्व से यहाँ पर गैंग्लियन देखते हैं ना, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर एंड प्री गैंग्लियन, ये गैंग्लियन बना हुआ होता है। और ये गैंग्लियोनिक फाइबर जो है वो कई जगह जाते हैं, बट वन ऑफ दिस फाइबर इज अटैक ऑन द किस पे, पॉल्किसन सेल्स पे, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर। यहां से एक फाइबर निकलता है और वो कहां जाता है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस पे एक्ट करेगा और एक्ट्स ऑन जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस और रिलीज कराएगा रेनिन। क्या रिलीज कराया, तो रेनिन का रिलीज होने का तीसरा मैकेनिज्म, यानी जब हमारे बॉडी का सिंपैथेटिक यानी कह सकते हैं नर्वस सिस्टम यानी रिलीज कराने में सीएनएस का भी इन्वॉल्वमेंट है। किसका है, हमारे बॉडी में रेनिन को रिलीज कराने का जो प्रोसेस है वो किसके, तो तीन हमने फैक्टर देखा, तीन ऐसे कंडीशन देखे जहां पे रेनिन क्या हो रहा है। अब तो हम आगे पढ़ेंगे, रेनिन आ रहा है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किधर से आ रहा है और क्यों आ रहा है ना, क्यों आ रहा है और किधर से आ रहा है, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अभी के बाद। ठीक, अब देखो, अब इतना हम लोग देखते हैं यहां पर, तो सबसे पहला चीज ये देखते हैं कि जो किडनी है इधर हम बना देते छोटा सा किडनी, ठीक है, सबको पता ये किडनी। अब ये मान लो तुम्हारा क्या है, जनरल सर्कुलेशन, दिस इज अ जनरल सर्कुलेशन, है ना, ये तुम्हारा मान लो क्या है, जनरल सर्कुलेशंस, ठीक है। अब इस जनरल सर्कुलेशंस में चलो ठीक है, जनरल सर्कुलेशन से निकल के आएगा क्या भाई, एक आर्टरी वार्टरी तो आ सकती है ना, मान लो ये किडनी के लिए निकल के आया होगा, क्या होगा, किडनी से लिए रीनल आर्टरी, किडनी से लिए रीनल आर्टरी आता है ना जी, तो रीनल आर्टरी किडनी के लिए आया होगा, ठीक है, और ये सप्लाई किसको किया होगा, किडनी को ये सप्लाई किया होगा। अब ये आएगा तो जब जनरल प्रेशर बढ़ेगा घटेगा तो किडनी के अंदर ही प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, और फिर किडनी से निकल के क्या गया होगा, रीनल वेन, क्या गया, ये रीनल वेन है, ये रीनल आर्टरी, ठीक है। इसके अलावा हमारे बॉडी के एक और ऑर्गन है जो इसमें भी रास में इन्वॉल्व होगा, वो है लीवर। क्या है, लीवर। लीवर एक प्रोटीन बनाती रहती है हमेशा जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। क्या नाम है, लीवर है ये, क्या बनाती है, एंजियोटेंसिनोजन, हम ANG लिखेंगे इन शॉर्ट, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन को आगे बोलो क्या लिखेंगे, ANG फॉर शॉर्ट। लीवर कंटिन्यूअसली क्या बनाती है, चाहे किडनी क्या कर रहा नहीं कर रहा डजंट मैटर, लीवर हमेशा एंजियोटेंसिनोजन बनाती रहती है, और एंजियोटेंसिनोजन बना करके ये लीवर क्या करती है, इसको कहाँ डालती रहती है, ब्लड में। कहाँ डाल रहा है,
एंजियोटेंसिनो ANG मान लो इसको, ये कहाँ आता रहता है कंटिन्यूसली, एंजियोटेंसिनोजन इज कंटिन्यूसली इंटर्स इन अ, कहाँ जा रहा है आपके ब्लड में आ रहा है थ्रू आउट द टाइम। अब ब्लड में आते 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 ये चीज हम कह सकते हैं कि अगर ये ब्लड में ऑलरेडी है, अब हमारा जैसे ब्लड का फ्लो कमा, ध्यान दो, जैसा ब्लड के फ्लो जैसे ही कमेगा तो रास मैकेनिज्म में रैनिन एक्टिवेट होगा, रैनिन रिलीज होगा। अभी हमने बताया कैसे कैसे होगा। तो किसी कारण से यदि सोडियम के कमने से, ब्लड प्रेशर के कमने से, ऊपर से क्या कहते हैं सेंटर CNS के स्टिमुलेशन होने से, कहीं से भी यदि रैनिन अगर रिलीज होना शुरू कर गया तो हम इधर से ऐसे लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये क्या होगा तो किडनी से क्या निकलेगा भाई, किडनी क्या निकालेगी, किडनी निकाल देगी। जैसे ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ रैनिन, यानी डिक्रीज BP, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ, रिलीज क्या हो जाएगा रैनिन। अब रैनिन क्या करता है, दिस रैनिन इज कन्वर्टेड द एंजियोटेंसिनोजन से को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन 1 में, किसमें, कौन करता है कन्वर्ट, रैनिन का काम है। दिस रैनिन इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिनोजन 1 में ये कन्वर्ट करेगा, किसको। अब क्योंकि एंजियोटेंसिन नॉर्मली जब आता नहीं, ये कोई काम का नहीं है, मतलब कोई एक्टिवेशन नहीं है इसके अंदर में, कोई फंक्शनल अभी एक्टिविटी नहीं है। तो जैसे रैनिन इसको मिलेगा तो रैनिन तो हमेशा मिलेगा नहीं, रैनिन कब मिलेगा, जब प्रेशर कमेगा, जब सोडियम कमेगा, जब यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा। अब इसके बाद क्या होता है, जब रैनिन एंजियोटेंसिनोजन 1 की हम लोग बात करते हैं तो सेम टाइम में जब क्या कहते हैं कि यहाँ पे बन जाता है क्या, एंजियोटेंसिनोजन 1 बना। अब उसके बाद क्या होगा कि सेम चीज अगर हम लोग और अच्छे से इसको समझे, है ना, तो अब ये क्या है कि एक टाइम पे जो ब्लड है वो हो सकता है कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। तो यहां पर हम एक लंग्स बना दे रहे हैं तुम्हें, क्या ये मान लो लंग्स है। तो लंग्स के अंदर क्या हम लोग बात करते हैं, जो लंग्स है, ब्लड एक टाइम आएगा कि लंग्स के अंदर भी जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो लंग्स के अंदर जो ब्लड है वो कहाँ पे सर्कुलेट करता है, एल्वियोलाई में, पल्मोनरी कैपिलरीज में, या एल्वियोलर डक्ट्स में, कहाँ ब्लड जो जाती है लंग्स की तरफ वो किस चैनल से निकलती है, पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर। तो यहां से हम निकाल के पल्मोनरी कैपिलरीज का यूनिट बनाते हैं, दिस इज अ पल्मोनरी कैपिलरीज, क्या ये पल्मोनरी कैपिलरीज। अब होता क्या, ये पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर में क्या है, इसके जो इंडोथेलियल कह सकते हो या जो भी सेल्स है, ये क्या है, पल्मोनरी कैपिलरी बेड्स जो है उसके पास जो अंदर में इपिथेलियल सेल है, एंड दिस इपिथेलियल सेल इज रिलीज ऑन एंजाइम्स, ACE एक एंजाइम रिलीज करती है, ये इसका क्या नाम है, ये रिलीज करता है एक एंजाइम्स को जिसका नाम है A, यानी एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या है, ACE मतलब क्या, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करने का काम करता है अभी पहले अब तक एंजियोटेंसिनोजन क्या बना है, 1 बना हुआ है। जैसे ये लंग से पास करेगा, जैसे ये लंग से पास करेगा वो यहां से ही वो कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिनोजन 2 में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिनोजन 2 में। और अभी के टाइम में जब तुम्हें देखोगे बहुत सारे ड्रग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बहुत सारे ड्रग अभी यूज किए जाते हैं एस इनहिबिटर के नाम से, एस इनहिबिटर, जिसके नाम में लास्ट में प्रिल लगा होगा, जैसे एनाप्रिल, एस्नोप्रिल, लास्ट में जैसा कभी देखो कोई हार्ट की बीमार लोग दवा खा रहे होंगे और ब्लड प्रेशर वाले, उसके लास्ट में क्या प्रिल लगाओ, एटलीस्ट ज्यादातर एक आध दो में खाली चेंज हो जाता है, तो एनाप्रिल वगैरह है तो लास्ट में प्रिल लगा होता, तो वो क्या कहलाता है, AC यानी एस इनहिबिटर। अगर सोचो वो दवा आकर के इसी को इनहिबिट कर दे, इस एंजाइम को काम करने नहीं देगा, तो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनेगा, और एंजियोटेंसिन 2 ही तो काम करने जा रहा है। अभी मैं क्या काम कर रहा है अभी तुम्हें बता रहे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अभी देखते हैं कि एंजियोटेंसिनोजन 2, अभी मैं इतना बता फिर, एंजियोटेंसिनोजन 2 जो होगा दिस इज अ एक्टिव फॉर्म ऑफ जिस एंजियोटेंसिन, ये अब काम करे, क्या करेगा हम लोग देखेंगे। दूसरा चीज जो एस इनहिबिटर है, ये क्या काम किया,
कन्वर्ट किया। तो पहला काम इस इन्वर्टर का एसीई का पहला काम क्या हो गया, फर्स्ट काम क्या हुआ, कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन 1 टू एंजियोटेंसिनोजन, पहला काम। ये तो सब लोग जानते। एक स्पेशल चीज तुम्हें जानना है कि दिस इज ऑल्सो इनहिबिट द ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन क्या होता है, वेसल्स डायलेटर होता है। तो क्या करता है, एसी ऑल्सो इनहिबिट्स द AC also inhibits the किसको, ब्रेडिकाइनिन। देखो ब्रेडिकाइनिन तुम्हें क्या होता है, ब्रेडिकाइनिन जो है ना वो वेसोडायलेटर। ये क्या है, मैं यहां लिख देता हूं ताकि तुम्हें कभी पढ़ने में याद रहेगा। ब्रेडिकाइनिन क्या है, वेसोडायलेटर, वेसोडायलेटर। अब अभी तुम समझो तुम्हारे बॉडी में वेसोडायलेटर रहेगा, एक तो ब्लड प्रेशर और कम है, और इसको अगर तुम रखोगे तो पूरे ब्लड प्रेशर क्या करेगा, बात समझ, ये वेसल्स को डायलेट करता है। तो अगर ये इस टाइम पे ये जो एंजियोटेंसिनोजन 1 एंजियोटेंसिन 2 आया है, तो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर कोई बढ़ाने के लिए आया है, घटा था तब ये रिलीज हुआ था। तो जब बढ़ाने के लिए आया है, तो अगर हम ये के ब्रेडिकाइनिन को रहने दिया जाए तो और क्या करेगा, डायलेट करेगा। ट्यूब को क्या करेगा, डायलेट करेगा, तो ब्लड प्रेशर और ज्यादा कमेगा, और ज्यादा कमेगा, तो कहानी फिर उल्टा होने लगेगा। तो एक तो काम करता है एसीई, ये सबको पता होता है कि 1 से 2 में कन्वर्ट करता है, बट दिस इज जिस कन्वर्जन ऑफ इनहिबिशंस ऑफ अ ब्रेडिकाइनिन, इसका एक दूसरा काम है, ये भी आपको याद रखना। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, हाँ यहाँ पर आते कि जैसे ये एंजिनो, अब ये लंग्स यहाँ पर हमें सर्कुलेशनरी सिस्टम में साथ साथ लेके चल रहे, ताकि ठीक है। अब ये जैसे इंटर करेगा लंग्स में, ये इंटर करेगा और इसके ऊपर एक्ट कौन करेगा, और ये जब निकलेगा तो क्या बन के निकलेगा, एंजियोटेंसिनोजन Ang2 क्या निकलेगा, और इसी बीच में इसके ऊपर एक एक्शन हो जाएगा किसका, तो ACE। ये मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, वहां तो मैं बताया हूँ ना, यहाँ दिखा रहा हूँ। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ तो इतना ये मैकेनिज्म तो समझ में आ गया, पानी है जी, ये मैकेनिज्म तो समझ में आ गया कि एंजियोटेंसिनोजन 2 कहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन 2 कैसे एक्टिवेट हुआ, ये चीज क्लियर हो गया। अब आ जाओ, अब हम एक लाइन में हम कह सकते हैं फंक्शंस ऑफ एंजियोटेंसिनोजन, एनजी में लिख रहा हूं बार बार, वो समझ लेना, एंजियोटेंसिनोजन 2 है ना, इसके क्या काम होंगे। काम तो एक ही है, ओवरऑल ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। काम क्या है, ओवरऑल ब्लड प्रेशर को बढ़ाना, लेकिन ये कैसे बढ़ाएगा इस पे हम लोग बात करेंगे। तो पहला तो एक्ट करेगा, पहला सीधा हम लोग लिखते एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड vessels and causes the contractions, क्या कर रहा है, constrictions, वेसोकंस्ट्रिक्शन एक्ट शो करेगा। अब कैसे करेगा, देखो ये सिस्टोल एंड डायस्टोल दोनों को बढ़ाएगा। नॉर्मली अगर हम बात करें तो हमारा जो बॉडी का सिस्टम्स है एकदम ये क्लियर कट है, सबको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि एक तो मान लो ये हमारे पास वेनस सिस्टम्स है, ठीक है, ये क्या वेनस, ठीक है, हो चलो ठीक है, वेनस सिस्टम है, ठीक। अब दूसरा सेम साइड अगर हम लोग बात करें इधर की साइड में, तो ये मैं बना देता हूं, मान लो इसको, चलो ठीक है, कलर कोडिंग थोड़ा उल्टा हो गया, रेड आर्टरी को देना था, चलो ये मान लो ये भी, तो ये आर्टरी है, ये क्या है, आर्टरी है, ये क्या है,
वेन है, ठीक है। अब इस दोनों के बीच क्या होता है, कम्युनिकेशन है। तो इस दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है, इधर से क्या आएगा, मान लो एट्रियोल आएगा, सीधा सीधा मानो, सीधा सीधा। इधर से क्या आएगा, एट्रियोल आएगा, एट्रियोल आएगा, एट्रियोल आएगा, और बीच में क्या बनाएगा, कैपिलरीज। तो मैं थोड़ा इसको ऐसे कर देता हूँ, बीच में क्या बनाएगा, और कैपिलरीज बनाएगा। तो ये क्या होगा तुम्हारा, कैपिलरीज हो गया। और ये कैपिलरीज फिर से कनेक्ट किसके साथ करेगा, इधर क्या बनेगा, वेन्स बनेंगे। अब ब्लड जनरली इधर से आता है और इधर को जाता, फिर इधर से जाता है। ओवरऑल हम सबको पता है कि जो मैक्सिमम जो ब्लड है वो कहाँ है, वेन में कि आर्टरी में। मैक्सिमम ब्लड बॉडी का आर्टरी में नहीं है, वेन में है। आर्टरी तो प्रेशर के साथ आ रहा है, जा रहा है। ज्यादा जो पार्ट है आपका ब्लड्स का वो का इधर की साइड में, वेन में है। तो होता है क्या, सबसे पहली बात कि यदि अगर हम लोग देखते हैं कि पहला जो एंजियोटेंसिनोजन 2 होता है, दिस इज वर्क इन अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, उसके लिए रिसेप्टर, यानी ऐसा नहीं याद रखो, वो एंजियोटेंसिनोजन 2 का रिसेप्टर है। ये इसके स्मूथ मसल्स के ऊपर ये रिसेप्टर लगा हुआ है, मान लो ये रिसेप्टर सब है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। जितना वेनस साइड्स है सारे पे रिसेप्टर लगा हुआ, और एंजियोटेंसिनोजन ANG2 आकर के इस पे एक्ट करेगा, और जैसे एक्ट करेगा ये पूरे वेन्स को कंस्ट्रिक्ट कराएगा। क्या कराएगा, पूरे वेन्स को। एक पहला आइटम मैं बता रहा हूं, पूरे वेन को क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा। और जैसे वेन को कंस्ट्रिक्ट करेगा तो ब्लड का जो फ्लो, जो अब मान लो तुम्हारे कोई बॉटल, अभी जैसे पानी रखा हुआ है, बोतल लो, जैसे पानी रखा हुआ है, अब किसी कारण से इसके ऊपर खूब तेज प्रेशर आने लगे तो इधर का पानी सब किधर निकलने लगेगा, बाहर जाना स्टार्ट करेगा। और वेन में जब हम ऐसे ही दबाते चलेंगे तो वेन का जो ब्लड होगा वो किधर को तरफ जाएगा, रिटर्न तो जाएगा नहीं, इधर से बढ़ते बढ़ते अल्टीमेटली सारा ब्लड कहाँ कुछ जाएगा, हार्ट में जाएगा। वेन कहाँ लेके जाता है, हार्ट में लेके जाता है ब्लड, और सारा ब्लड यहाँ से इंटर कर जाएगा कहाँ पे, तो आपके हार्ट में 4 चैम्बर है, तो इधर की तरफ ये क्या करेगा, ब्लड सब पहुंचेगा, हार्ट में पहुंचेगा। अब हार्ट में जब ब्लड पहुंचेगा तो आपका जो हार्ट है वो कनेक्टेड है किससे, इधर मान लो आयोटा से, इधर किससे कनेक्टेड है, आयोटा से। ये क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब जब वेनस रिटर्न बढ़ गया, पढ़ाया था याद होगा, जब पीछे से नॉर्मल बढ़ता, अब ज्यादा, अच्छा एक रूल्स ये है, फ्रैंक स्टार्लिंग्स रूल्स है कि यदि कोई चीज को, हार्ट के लिए है कि हार्ट मसल्स, कार्डिक मसल्स को जितना ज्यादा इलास्ट करेंगे उतना ज्यादा कॉन्स्ट्रक्शन, उतना ज्यादा आउटपुट देगा, एट नॉर्मल लिमिट, एट ए नॉर्मल लिमिट, है ना। अब इतना नहीं है कि हार्ट जितना ज्यादा खींचेंगे उतना ज्यादा आएगा, तो हार्ट को खींचते 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 हार्ट फट गया, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल लिमिट है कि उसको, जैसे कोई रबर है ना, कि उसको हम खींचते हैं तो जितना तेज खींचेंगे उतना तेजी से वो बैक आएगा, जितना दूर तक खींचेंगे उतना ज्यादा वो बैक है। अब खींचते 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 इतना तोड़ देंगे दोनों दो तरफ, बैक कभी आने का कोई चांस ही फिर नहीं रहेगा। तो क्या कहता है कि इसके अंदर भी हार्ट के कार्डियक मसल्स के अंदर में भी यही है कि जो स्टार्लिंग्स लॉ है वो बेसिकली कहता है कि जो कार्डियक मसल्स मोर कॉन्ट्रैक्टेड, मोर एक्सटेंशन जितना होगा उतना ज्यादा वो कम बैक करेगा। अब इसके अंदर जब ब्लड आने लगेगा तो वो फैलेगा ज्यादा, बात समझ में आ रही। अब ये बोतल है मान लो, अब ये थोड़ा हार्ड बोतल, लेकिन हम प्रेशर से पानी डाल लेते, बोतल के वॉल के ऊपर क्या होने लगेगा, प्रेशर फैलते फैलते ये फैलेगा अपनी नॉर्मल। अब इसके अंदर जितनी इलास्टिसिटी उससे ज्यादा क्या होगा, थोड़ा सा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। तो सेम एज यहाँ पे देखते हैं, अब जैसे यहाँ ब्लड एक्यूमुलेट ज्यादा होगा और फाइनली फिर रिवर्ट बैक होकर यहाँ भी ब्लड ज्यादा आएगा, तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। बस समझिए, कार्डियक आउटपुट बढ़ा, ये क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा। जैसे यानी कि जब इधर से ब्लड ज्यादा गया हार्ट के पास, पहले हार्ट में मान लो निकलता था 70 ml, इधर से जा रहा था मान लो 70, अब इधर से जाने लगा 150 ml, तो इधर से भी क्या होगा भाई, जितना जाएगा उससे उसके रिस्पेक्ट में तो निकलेगा ही निकलेगा ना। तो इधर जो कॉन्स्ट्रक्शन हुआ जिसके वजह से हार्ट में ब्लड रिटर्न ज्यादा आया, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा अल्टीमेटली, और सीधा पहले स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करेगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करेगा। आप सबको पता है यदि कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करता है तो बीपी क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये क्लियर है ना कि कार्डियक आउटपुट इधर ब्लड खूब आ जाएगा
तो ब्लड आ ही जाएगा और इसी की कमी थी, तो ये क्या करेगा, ब्लड को बढ़ाएगा। और कौन सा ब्लड को बढ़ाएगा, कौन सा, तो सिस्टोलिक बीपी रेस कर जाएगा। क्या करेगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रेस करे। तो पहला एंजियोटेंसिनोजन किसको बढ़ाया, सिस्टोलिक बीपी को बढ़ाया। याद रखिए किसको बढ़ा रहा है, सिस्टोलिक। दूसरा एक्शन जो करेगा वो किधर करेगा, एट्रियोलर साइड्स करेगा। किधर करेगा,